बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल इमरान खान साहब के फैसलाबाद के जलसे में जो उन्होंने फ़ौज पाकिस्तान के हवाले से और उसकी क़यादत के हवाले से और आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए वहाँ पे अपनी तकरीर के दौरान, उसके ऊपर आज एक शदीद रद्द-ए-अमल जो है देखने में आया है। ISPR की जानिब से उन्होंने ये कहा है कि फ़ौज के अंदर शदीद गम गुस्सा जो है वो पाया जाता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि फ़ौज जो है हर रोज़ पाकिस्तान की सलामती यानी मुल्क की सलामती और उसकी हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रही है। इस सूरत हाल में इस किस्म के बयान जो है वो अफसोसनाक हैं। आर्मी चीफ़ की जो तैनाती है उसका जो अमल है वो आइन के अंदर बिल्कुल वाज़े है और उसके मुताबिक ही ज़ाहिर है कि जो भी आर्मी चीफ़ होता है उसकी तैनाती की जाती है। उसको मुतनाज़ बनाने की कोशिश करना जो है वो किसी सूरत भी मुल्क और कौम और फ़ौज पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। सीनियर लीडरशिप की अहलियत और हुब्बुल वतनी, क्योंकि अगर इमरान खान साहब की स्पीच को देखा जाए तो उन्होंने दोनों चीज़ों को, यानी उन्होंने ये कहा जी कि किसी अहल शख्स को ऊपर आना चाहिए जो स्ट्रांग होता है, जो मजबूत होता है उसको, और फिर साथ ही साथ उन्होंने जो हुब्बुल वतनी है उसको भी अपनी तकरीर के दौरान सवालिया निशान बनाया, जिसको ISPR ने उसकी भी मजम्मत की है। और उन्होंने कहा है कि सियासत में फ़ौज को मुलव्वस करना किसी सूरत भी ना पाकिस्तान के हक़ में है और ना अफ़वाज पाकिस्तान के हक़ में है। सो ये एक पैटर्न हमने देखा है कि इमरान खान साहब जब से उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन के ज़रिए जो है अप्रैल में निकाला गया था हुकूमत से, उसके बाद से मुख्तलिफ जो पब्लिक मीटिंग्स के अंदर, जलसों के अंदर, मीडिया के साथ जो उनकी गुफ्तगू होती रही, या वो जो मीटिंग्स करते रहे या वो जो एड्रेसेस करते रहे वकला को मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, उन्होंने किसी न किसी तरीके से कोशिश मतलब ये बताने की कोशिश की है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है या फ़ौज पाकिस्तान जो है उनका कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किरदार रहा उनको बाहर निकालने में। और उन्होंने ये कई बार ये बात कही है, ऑन रिकॉर्ड है, कि वो जो एक इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की गई है यानी PDM को, उसको जिन लोगों ने रोकना था उन्होंने उनको रोका नहीं है। सो उनके अंदर एक, आप देखें कि उनके अंदर एक गुस्सा जो है वो दिखाई देता है। इस तमाम जो इस वक्त सूरत हाल है मुल्क के अंदर और उसके ऊपर ये रद्द-ए-अमल जो है वो एक नेचुरल था। जिस किस्म की लैंग्वेज जो है वो PTI के चेयरमैन ने, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने इस्तेमाल की थी। साथ ही साथ उनकी जो तकारीर लाइव दिखाने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक मुकदमा चल रहा था, एक केस था, आज उसको चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने उसको निपटा दिया है। और उन्होंने ये ज़ाहिर है कि उन्होंने भी कल की जो उनकी स्पीच थी इमरान खान साहब की, उसकी मजम्मत की है और उन्होंने डायरेक्ट किया है पैमरा को कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो रूलिंग है या जो फैसला आया था इस हवाले से, उसकी रोशनी में आप अपने कवानीन को और मीडिया को जो है वो रेगुलेट करें। तो इसका मतलब यही हुआ कि आने वाले दिनों में जो एक रिलीफ हमने देखी थी कोर्ट्स की जानिब से PTI के चेयरमैन को मिली थी, शायद उसको वापस ले लिया जाएगा या उसके ऊपर कुछ ना कुछ अब आइंदा जो है वो देखने में आएगा। ये पाकिस्तानी सियासत किधर जा रही है, मुल्क जो है वो काफ़ी हिस्से उसके यानी सिंध के जो काफ़ी रूरल एरिया जो है वो पूरे का पूरा अगर आप देखें तो दर्जनों के हिसाब से हमारे डिस्ट्रिक्ट जो है वो पानी के अंदर इस वक्त घिरे हुए हैं, यानी सैलाब है वहाँ पे। इसी तरह साउथ पंजाब है, इसी तरह आपका बलूचिस्तान के काफ़ी अजला और ख़ासकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा मुल्क का वो काफ़ी ज़्यादा उससे फना हो चुका है। और दूसरी जानब इस किस्म की सियासी कशमकश जो है उससे मुल्क जो है वो दो चार है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर राना मकबूल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी और सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आपका राना साहब, आपने हमें टाइम दिया। जनाब कादर खान मंदोखेल साहब हैं, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा है, रुकन कौमी असम्बली, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। कादर मंदोखेल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जमशेद इकबाल चीमा साहब हैं हमारे साथ, सीनियर रहनुमा है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र रह चुके हैं PTI के, आपका भी शुक्रिया। और जनाब फ़ारूक हमीद साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड पॉलिटिकल और डिफेंस एनालिस्ट हैं। फ़ारूक हमीद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बात का आगाज़ फ़ारूक साहब आप ही से कर रहे थे, काइंडली मुझे ये बता दें कि ये जो एक
प्रेस रिलीज या एक जो स्टेटमेंट जो है, बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हमने देखी है काफ़ी अरसे के बाद जो है वो ISPR की जानिब से आई है इमरान खान साहब के इस बयान के ऊपर। सो आप इसको किस तनाजुर में देखते हैं कि रिटायर्ड जो फौजी अफसरान हैं या जवान हैं, क्या वो भी इसी किस्म के जज्बात जो हैं वो रखते हैं इस किस्म की स्टेटमेंट के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया वहीद भाई। देखें, जब इमरान खान साहब ने कल ये अल्फाज कहे या ये उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया अपने जलसे में, यकीनन आई वाज वेरी अपसेट एंड आई वाज टेकन अबैक कि यार ये इमरान खान साहब को क्या हो गया, ये किस तरफ चल पड़े। भाई आप अपने जलसे करें, भरपूर आप तकरीरें करें, जमहूरी प्रोसेस है, आपका राइट है। आपने पिछले 5 दिन में 4 जलसे कर लिए और उससे 50 जलसे आपने पहले किए हैं, तो ठीक है, वो जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अपने वो इस वक्त दैट इज नॉट द इशू। लेकिन इस वक्त आके जबकि मुसल्लह अफवाज फ्लड्स में बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली और एंगेज्ड हैं वो पूरे पाकिस्तान में, और पॉलिटिकल हमारी गवर्नमेंट जो है, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, वो भी एंगेज है इस वक्त पे ऐसे इस किस्म की अनकॉल्ड फॉर अनवारंटेड ये रिमार्क्स देना, मेरा ख्याल है अगर जिसने भी इनको एडवाइस किया है विद इन द PTI टॉप लीडरशिप वो गलत किया है, ये बिल्कुल नामनस्ब। मैं आई थिंक आई वाज द फर्स्ट रिटायर्ड फौजी जिसने, मेरा भी मीडिया से आपको पता 14-15 साल से ताल्लुक है, तो मैंने मुनासिब समझा कि मैंने आके इमीडिएटली ट्वीट किया कि ये अनकॉल्ड फॉर है और ये नहीं होना चाहिए था। जब भी आर्मी चीफ की वो तैनाती का इस्तेमाल आता है तो 2-3 महीने पहले एक तो मीडिया में स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है। आपको पता है मीडिया को भी शौक है ऐसी चीजों पर स्पेकुलेट करने का, और फिर पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उन्होंने वो भी इस किस्म की अगर बातचीत में इन्वॉल्व हो जाए तो it doesn't go well with the people of Pakistan, does not go well with even retired फौजी, because देखिए कोई नहीं चाहता कि पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप को कंट्रोवर्शियल बनाया जाए, उन पे उंगलियां उठाएं और उनको अपना आवाम की नजर में उनकी बेतौकीरी करें। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये अलाउड नहीं है। बिकॉज अभी तो देखे ना, उनके पास एक ही तरीका है कि उन्होंने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रद्द-ए-अमल दिया, और मैं आई एग्री विद यू कि मैंने इतना शदीद रद्द-ए-अमल ISPR का पहले कभी नहीं देखा। मुझे लग रहा था आज सुबह कि ये ऐसा कोई रद्द-ए-अमल आएगा। चले मैं आपकी तरफ आता हूँ फारूक साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मंदोखेल साहब, आप क्या कहेंगे कि इमरान खान साहब जो हैं वो जब से उनको आप लोगों ने वोट आउट किया है, एक तो जाहिर है कि वो कहते हैं आप लोगों की जितनी भी PDM की जो जमातें हैं दे वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, एक साजिश जो है वो बाहर उसको बनाया गया और उसके नतीजे में उनको फारग किया गया। और फिर वो साथ ही साथ ये कहते हैं कि जिन लोगों ने इस साजिश को नाकाम करना था उन्होंने नहीं किया। इनडायरेक्टली वो आपको पता है कि वो क्या मैसेज देने की बात करते हैं, कभी वो न्यूट्रल्स का लफ्ज़ यूज़ करते रहे। सो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब की जो पावर की डिस्परेशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है? जी बिल्कुल वहीद हुसैन साहब, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई इमरान खान साहब का जिम्मा लेके भागा है और जिस तरीके से वो रिएक्शन दिया रहा है। दूसरी बात ये कि आप मुझे बताओ कि जिसको साजिश कहते हैं, आइन का आर्टिकल 95 सब क्लास 1 के तहत मोहतरमा बीबी शहीद के खिलाफ अदम एतमाद है, नाकाम हो गया। शौकत अजीज साहब के खिलाफ है, नाकाम आ गया। बलूचिस्तान में जाम कमाल साहब की और सनाउल्लाह ज़ेरी साहब के खिलाफ आया तो उन्होंने हम कामयाब हो गए, उन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया। ये तो आईनी बात हो गई, ठीक है। अब जो दूसरी बात आपने आर्मी के हवाले से बात की है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये शख्स कहता था कि मैं लंदन में बड़ी आयशी की जिंदगी गुजारा था या जो भी सुकून की जिंदगी गुजारा था, तो मैं तो पाकिस्तानी की खिदमत के लिए आया हूँ। और पाकिस्तानी की खिदमत जो 3.5 साल में उसने की है, पाकिस्तान की खिदमत, उससे चीमा साहब और पीपल्स पार्टी की और तमाम पार्टियों के लोग अच्छी तरह वाकिफ हुए कि उन्होंने क्या खिदमत की 3.5 साल में। और मैं दोबारा चैलेंज करता हूँ, एक भी प्रोजेक्ट बता नहीं सकते हैं। अगर वो बताएंगे तो हेल्थ कार्ड बताएंगे, तो हेल्थ कार्ड में एडवांस पे सवाल आपके सामने छोड़ रहा हूँ कि आज जो सैलाब में 80% पाकिस्तान पर PTI की हुकूमत है, वो उनका हेल्थ कार्ड कहाँ गया। और एहसास प्रोग्राम जो जलसाजी से उसने नाम रखा बेनजीर इनकम सपोर्ट के जरिए, वो कहाँ है उनका। आज पाकिस्तान में सिंध के अलावा इनकी पूरे पाकिस्तान में कश्मीर समेत हुकूमत है। अच्छा, अगली बात आपने जो अफवाज पाकिस्तान के हवाले से की है,
पिछले दौर में यानी पिछले महीनों में जब पीटीआई की हुकूमत थी तो आर्मी एक्ट 1952 के तहत उन्होंने अमेंडमेंट लाई। तो अगर जो बातें वो कल कर रहे थे तो वो उस एक्ट में क्यों नहीं ला है, उसने ये क्यों नहीं डाला था कि अब पाकिस्तान में जो भी आर्मी चीफ आर्मी स्टाफ का सिलेक्शन होगा जो कि प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात है, वो प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात नहीं होंगे बल्कि इमरान खान नियाजी के इख्तियारात होंगे, क्योंकि जिसको वो चाहे तो वो वतन होगा, जिसको पीपल्स पार्टी और नून लीग चाहेगी तो वो वतन नहीं होगा। और माजी में भी पीपल्स पार्टी और नून लीग के अदवार में मुख्तलिफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात हुए हैं, तो वो सबको भी सब। लेकिन इमरान खान साहब ने साथ ये भी कहा कि वो अपने जितने भी करप्शन के केसेस हैं उनको ख़त्म कराने की, मतलब उन्होंने अब इस तैनाती के साथ उसको भी जोड़ दिया। आप लोगों की के ऊपर जो वो इल्ज़ाम लगाते हैं हमेशा, आज से नहीं कई बरसों से, वो आपको पता है कि उनका एक तरीक़ाकार रहा है, तो वो ये कहते हैं कि उनसे बचने के लिए आप लोग ये सारा कुछ कर रहे हैं। वही से साहब, मैं जाहिलून की जनाजे में नहीं जाता, ठीक है, और जाहिलून से बहस करना भी उसी तरह है कि अपना सर दीवार के साथ टकराना। आप मुझे बता दें, मैं कानून की तालिब इल्म के हिस्से से कोई भी कानून अगर समझता है तो मुझे इस बात का दे दे, अंग्रेज के वक्त से पाकिस्तान की 75 साल तारीख में एक कानून चल रहे है कि जिस आदमी ने 1000 कत्ल भी किया हो तो उसको 14 दिन से ज्यादा रिमांड नहीं मिलते, बल्कि 14 दिन भी किस्तों में मिलते हैं, 2 दिन 4 दिन हफ्ता। ये कौन सा कानून था जिसको हमने चेंज किया है? नेब का 3 महीने यानी 90 डेज जो रिमांड था उसको हमने खत्म कर दिया है, वापस 14 दिन पे लाया। नंबर 1 बात। दूसरा कानून ये है कि कोई आदमी अगर कोई, वहीद हुसैन साहब, मैं आपकी मिसाल दे दूं, अगर आप खुदा ना खास्ता या मैं कोई गुनाह करूं तो मेरे घर मेरे बच्चों को सजा क्यों मिले? तो ये भी मैं क्योंकि सोशल वर्कर भी हूं तो हमने इस चीज को भी हर वक्त अदालतों में उठाया कि एक शख्स अगर कातिल है, एक शख्स अगर कोई बदमाश है, अगर उसने कोई जुर्म किया है तो आप सीढ़ी लगा के उसके घर में कूद जाए और उनके पूरे घराने को जो है ना आप वो बना दे या रमाल बना दे, या उनकी बीवी बच्चों को आप थाने में रख लें और ये कहें कि जब तक मंदोखेल या वहीद हुसैन नहीं आगा तब तक नहीं छोड़ेंगे। तो उस कानून को भी हमने बदल दिया है कि जो जुर्मदार है उसी को पकड़ा जाए, किसी और को ना पकड़ा जाए। तो ये चंद चीजें हैं जो हमने खत्म की। फिर दूसरी बात ये, हमारे एक वफाकी वजीर है, उसका भाई पिछले 4 साल से नेब के कोर्ट में जेल में बंद है, उसकी जमानत भी नहीं हो रही है और उसके ऊपर इल्जाम कितना है, इल्जाम अभी साबित भी नहीं हुआ, 40 लाख का। हमने उसका लिमिट बढ़ा दी है कि भाई अगर 50 करोड़ का या उसके लग ठीक है मंदोखेल साहब, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों ने जो भी अमेंडमेंट्स किए हैं नैब के आइन के अंदर, कानून के अंदर, उसका मकसद यही था कि जो उसके अंदर ऐसी चीज़ें थी जो इनह्यूमन थी, जो कि दुनिया के अंदर कवानीन के अंदर नहीं होता, कि आप किसी को मौका ना दें कि वो अपने आप को बेगुनाह साबित करे, तो उस किस्म की चीज़ों को आप लोगों ने इस अमेंडमेंट के जरिए चेंज किया। ठीक है, मैं आपकी तरफ आता हूँ। राना साहब, आप काइंडली मुझे ये बता दें कि आज जो वजाहत आई है ISPR की, उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ की तैनाती जो है वो आइन के अंदर बिल्कुल वाज़ेह है, और वो कानून जिसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला गया था जब 19 में, तो खुद इनकी हुकूमत थी, इन्होंने उसको इनिशिएट किया, लॉ मिनिस्ट्री सारा कुछ इमरान खान साहब के अंडर था, तो फिर इस किस्म के बयानात देने से क्या मकसद हो सकता है खान साहब का? देखो जी, इसमें तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है वहीद साहब। लॉ मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो लॉ बना है और लॉ की अमेंडमेंट भी इन्हीं की टेन्योर में हुई है। और फरोग नसीम साहब, आपको पता, उसको ड्राफ्ट करते थे और सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, असेंबली से पास भी करवाया, इसलिए इसके ऊपर तो कोई इतराज का कोई स्कोप नहीं है। हाँ, प्लेइंग टू द गैलरी होता है, लेकिन हो गया कुछ ज़्यादा हो गया। आप देखते हैं आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ने जो कमेंट्स किए हैं, जो 2 दिन पहले कुछ और बात कर रहे थे, बड़ा नरम लहजा था, आज उन्होंने कहा कि ये बड़ी ज्यादती है, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए और ये काबिल एतराज़ भी है और मुल्क के लिए इंजूरियस भी है। ये जो फ्रस्ट्रेशन है इमरान खान साहब के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हम देखते हैं जितनी भी स्पीचेस अगर आप उनकी उठा के देख लें, तो ये फ्रस्ट्रेशन से बाहर क्यों नहीं आ पा रहे वो अभी तक, डिस्पाइट इसमें वही साहब इतनी सपोर्ट है पब्लिक की? वही साहब, उनसे एक पॉलिटिकल गलती बहुत बड़ी हो गई
वो इलेक्शन के अब भी डिमांड कर रहे हैं। जब उनके पास अपने पास मौका था और टाइम भी काफी था, उस वक्त वो असेंबली को डिसॉल्व कर देते तो इलेक्शन हो जाता। कितनी 2-3 4 महीने की बात है ना जी, तो क्यों ना किया है, फिर क्यों वेट किया है? अब अगर आप इतने ही डेमोक्रेसी के लिए समझते हैं कि जरूरी है और इलेक्शन होना चाहिए, तो उनके पास सारा इंतजाम था, लीगल पावर थी, वो असेंबली को डिसॉल्व करके इलेक्शन अनाउंस कर देते, लेकिन नहीं किया। अब उसके बाद एक और, लेकिन उन्होंने लेकिन कर तो दिया था ना, जिसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लिया था बाद में। नहीं, वो टाइम तो नहीं लगे। जब आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए एक मोशन जमा हो जाए और हाउस उसको कंसिडर कर रहा हो, तो फिर आप कैसे डिसॉल्व कैसे कर सकते हैं? उससे पहले वक्त होता है ना जी। वो वक्त जो है उन्होंने इस तरह जाया कर दिया। क्यों किया, अब वो इसको बेहतर तरीके से बता सकते हैं। अभी आप फरमा रहे थे कि उनकी तबीयत में बहुत गर्मी है, कुछ है लगता है। कभी वो कह रहे थे 1,40,000 पैगंबर। अब लोग सोशल मीडिया पे भी देखे, 16,000 पैगंबर निकाले कहाँ से निकालते हैं? लेकिन वो कहते हैं वो कहते हैं जुबान फिसल जाती है। हाँ चलो ठीक है, चलो ये भी ठीक है। फिर ये भी उन्होंने कह दिया कि 40 करोड़ आबादी थी। इसलिए मैं हमेशा ये तालिब इल्म जो इसका स्पीचेस का डिबेट्स का रहा हूँ, हमेशा जो सीनियर लोग होते हैं ना, वो अपने स्क्रिप्ट को लिख लेते हैं, उसके बुलेट पॉइंट्स बना लेते हैं, उसकी जुबान की नोक पलक संवार लेते हैं और अपने डिक्शन को ऐसा रखते हैं जो बैलेंस भी हो और लोगों तक नहीं। लेकिन फ़ौज पाकिस्तान के बारे में जो बातें उन्होंने, जो भी अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए या जो बातें उन्होंने कही है, वो तो ऐसा नहीं लगता कि वो मतलब लिखा हुआ कुछ और भी होता। तो उनके अंदर ये एक पिछले 4-5 माह से आपको तो ज़्यादा मालूम है कि उनके अंदर एक मतलब वो बात कर भी जाते हैं और बात नहीं भी करना चाहते, पैगाम दे भी देते हैं, पैगाम नहीं भी देना चाहते, लेकिन आगे उन्होंने आपको रखा हुआ है, लेकिन पैगाम किसी और को वो दे रहे होते हैं। तो ये एक चीज़ उनके अंदर मुसलसल क्रॉप अप हो रही है ना। वही साहब, जो पैगाम जिनको दिया उन्होंने आगे से उस पैगाम का जवाब भी आज दे दिया, आपने सुन लिया है ना। जैसे वो ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे कि इतनी सख्त जुबान मैंने पहले नहीं देखी आती हुई ISPR की। चीमा साहब क्या कहेंगे, ये जो ISPR की आई है, स्टेटमेंट आई है खान साहब के बयान के बाद? अच्छा भाई साहब, एक तो ये कि आपका बड़ा शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया, लेकिन वाकई दे देना। पहले 3 बंदे आपने मुखालिफ बुलाए और उसके बाद चौथे आप बोले, तो मेरे से बंदा आप पूरे प्रोग्राम में बोले हैं। यू आर फ्री टू स्पीक प्लीज। हाँ, मुझे बोलने देना। पहली बात तो ये है कि ये जो है ना प्रोवोक करना, जुल्म हो गया, जुबान बड़ी सख्त है, क्या थोड़ी टॉलरेंस बढ़ानी। सारों को कहें, देखें सियासत में नहीं सियासत में कौन आता है? इस मुल्क की इकानमी कौन ठीक करता है? इस मुल्क के सारे चोरों को इकट्ठा कौन करता है? जब आप सारे मुल्क के चोरों को इकट्ठा करें, आप साथियों के पीछे नजर आए, आप चैनल के पीछे नजर आए, आप कैमरा के पीछे नजर आए, बल्कि पीछे भी ना आगे नजर आए, तो फिर सियासत में आप छोड़ दें। तो मेरा ख्याल है कि देखें, यहाँ पे जब आप इस तरह के काम करते हैं तो फिर टॉलरेंस अपनी बढ़ाएं। ये जो है ना कि अवाम के दी हुई ताकत को अवाम के खिलाफ इस्तेमाल ना करें। ये जो तमाशा है काफी हो गया। अब चीजें नजर आ रही हैं, ये जो मतलब बैठ के आप टीवी की बुनियाद पे, आप चैनल की बुनियाद पे आप यहाँ बैठ के आप किसी को मतलब जीतना चाहते हैं अवाम के खिलाफ। भाई अवाम 70% है, बाकी 30% सारे। ये फैसला ये मुल्क ना किसी के बाप ने पता किया था, ना किसी के बाप ने खरीदा था। यहाँ फैसला वोट से हुआ था, आइंदा भी फैसला वोट से होना है। वोट के अलावा जो कोशिश करेंगे वो फारिग हो जाएंगे। जो कोशिश करेंगे वो एक आप कह लें कि इस मुल्क में लॉलेसनेस होगी, रेस्टलेसनेस होगी, तो वो ना करें। इस मुल्क में इंतशार, इस मुल्क में फसाद, वो ना करें। यहाँ मतलब इमरान खान ने क्या दिया है, ये बात तो मरियम बीबी कई बार कह चुकी है। और मौसूफ वजीर दिफा का नाम ले रहे हैं, वो कहता है कि फौज इस मुल्क के अवाम की हड्डियों का गोश्त चूस गई। तो क्या हुआ, आज वजीर दिफा है, वो मोअज़्ज़ज़ वज़ीर दिफा है जिसने फैसला करना कि इमरान खान को। अच्छा जमशेद चीमा साहब, आप खान साहब की इस स्टेटमेंट को कंडेम नहीं करते, ऑन करते हैं? कंडेम वाली कौन सी बात है इसमें? ठीक हो गया। कहा क्या उन्होंने कहा है, एक मिनट सुनना, मेरी सुनना। उन्होंने कहा क्या है, मेरिट होना चाहिए, इसमें क्या गलत है? क्या गा रही नहीं है,
उन्होंने कहा कि यहाँ पे अगर कोई बंदा अमेरिका को सबमिसिव है, अमेरिका में उसकी इन्वेस्टमेंट है। नहीं, लेकिन ये काम किसने करना है? सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने करना है ना। इमरान खान साहब इज अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, हम राय दे रहे हैं जी। तो प्राइम वो लीडर भी अपोजिशन क्या राय नहीं दे सकता? आप भी यही कर रहे हैं ना, मैं भी यही कर रहा हूँ, वो भी यही कर रहे हैं। यहाँ बैठ के ब्रिगेडियर फारूक अमीर भी यही कर रहे हैं। तो क्या फैसला ब्रिगेडियर फारूक अमीर ने करना है कि इमरान खान ने गलत कहा है कि ठीक करना है? राय दे लेना, मैं भी राय दे रहा हूँ, इमरान खान ने भी राय दी है। अब राय देना तो इतना ज्यादा यार, इस मुल्क में रेड लाइनें कम करें, इस मुल्क में होली काउस कम करें। तमाम देखते हैं दाएं बाएं पीछे आगे हर तरफ होली काउ खड़ी है, हर तरफ रेड लाइन खड़ी है। भाई सफोकेशन हो रही है इस मुल्क में। इस मुल्क में 22 करोड़ 75 लाख लोग हैं। 22 करोड़ 75 लाख लोगों को आप अपनी तरफ से देखते हैं कि आपके बारे में कोई बात ना हो जाए, और आप हर जगह नजर आए। आप लोगों से फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन लें, आप लोगों को मीडिया पे आने से छीन लें, आप मीडिया बंद कर दें, आप चैनल आपकी मर्जी से चले, आपका लिखा हुआ स्क्रिप्ट बोले, और फिर आप पे इसरार होगी जमहूरियत है और उसको गैर जमहूरी कहे भी कोई ना। अदारों का नाम लें, अदारा के तो आप डर जाते हैं या लोगों को डराते हैं। भाई देखें, प्लीज इस मुल्क में जमहूरियत रहने दें, इस मुल्क को आजाद रहने दें, इस मुल्क के लोगों को सांस लेने दें। हम बहुत गरीब हो गए। अगर आपका फेवरेट बिलावल हो, अगर आपका फेवरेट है कि हाँ तो सारा सिंध डूब गया, नहीं तो इमरान खान फेवरेट नहीं थे किसी के। अगर आपका फेवरेट है जरदारी हो तो बात ना करें, और अगर जरदारी के बारे में बात करें तो आप नाराज हो जाए। भाई ऐसे ना करें। यहाँ पे आप किसी की गेम ना खेलिए। अदारे को लेकिन चीमा साहब, आप लोगों को ये सारी बातें एक सवाल का जवाब दे देना। आप काइंडली सवाल का जवाब भी दे देना। जो सवाल मेरा ये है कि आपको ये सारा कुछ जो है, जमहूरियत, अवाम की आवाज, ये सारा कुछ डेमोक्रेसी, सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हुकूमत में निकलने के बाद याद आई है? हमेशा से याद है। हम तो एफर्ट कर रहे हैं। हम तो किसी के नर्सरी ये अल्फाज तो इमरान खान साहब ने कभी पहले इस्तेमाल नहीं किए थे जब हुकूमत में थे, हुकूमत में बैठ के किए थे। यार मुझे बात करने प्लीज, ऐसे नहीं मुदाखरात नहीं हम कर रहे, लेकिन बात करने प्लीज। देखें आपका काम है सवाल करना, मुझे बात कर रहे हैं। देखें हम तो इस मुल्क में, हम तो इस सियासत में हैं ही इसलिए कि हम जमहूरियत का दिफा करें। लेकिन ब्रिगेडियर हमीद कहें कि जब इतने जलसे किए, जलसा करना मेरी मर्जी है, मेरा हक है। जलसा मैंने किसी से पूछ के करना है, तकरीर मैंने किसी से पूछ के करनी है। हाँ, मैं लाल असमत ना फैलाऊं, मैं फसाद ना फैलाऊं, मैं आइन ना तोड़ूं, तो कहाँ मैंने तोड़ा आइन? मैंने तो एक पत्थर नहीं आज तक उठाया। मुझे तो 25 मई को डंडे पड़े, मेरे ऊपर 6 पर्चे, मेरे ऊपर दहशतगर्दी के 4 पर्चे में मैंने बात नहीं की। मेरी बीवी के ऊपर दहशतगर्दी के 4 पर्चे। क्या हम दहशतगर्द है? करने वाले हमें नजर नहीं आते? हमें याद है भाई किसने किए पर्चे, और फिर भी आप कहें कि हमारे बारे में बात ना करें। यार आप लोगों की चादर और चारदीवारी में दाखिल हो जाए, आप लोगों पे दहशतगर्दी के पर्चे करें, आप लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन लें और लोग बात ना करें। चलें अब इजाजत अगर दे दें कि मैं अब क्विकली ब्रेक जी, तो इशारा भी ना करें लोग। ठीक है, मैं ब्रेक ले लूं, एक वापस आके ठीक हो गया। चीमा साहब एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। फारूक साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है ब्रेक से पहले जमशेद चीमा साहब की, आप इस पे क्या कमेंट करेंगे? वो कहते हैं जी हम कोई गलत बात की नहीं है उन्होंने। देखिए अपना भाई साहब, आपको इमरान खान का जो पॉलिटिकल माइंडसेट है वो इस वक्त समझना पड़ेगा, और इसको थोड़ा सा पॉलिटिक्स के साथ अगर मैं जोड़ता हूँ कि ठीक है, वो अपने आप को इस वक्त एक एग्रीव पार्टी समझते हैं पिछले 5-6 महीने में जो कुछ हुआ है, और उसकी वजह से वो तो शुक्र है कि उन्होंने, हमने भी बड़ा प्रेशर डाला, मीडिया ने भी बहुत प्रेशर डाला। आई एम श्योर पार्टी के अंदर जो सेन लोग हैं उन्होंने भी कहा होगा कि खान साहब ये जो आप बड़े बड़े लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं टॉप मिलिट्री लीडरशिप के लिए, ये गैर मुनासिब है और इनको आप ये मत इस्तेमाल करें। तो वहाँ पे तो मैंने देखा है कि उन्होंने एक वाज़ेह टोन डाउन उन्होंने किया, जो ऐसे अल्फाज जो कि मैं मुनासिब ही नहीं समझता कि मैं उनको दोहराऊं आपके प्रोग्राम में। तो वहाँ पे एक बेहतरी तो आई है, लेकिन ये सडनली ये क्योंकि हो सकता है कि उनको नजर आ रहा है, अब बात वही है ना कि अगर उनको नजर भी आ रहा है कि इस साल इलेक्शन नहीं होने जा रहे, तो भाई इस साल नहीं होंगे तो इलेक्शन अगले साल हो जाएंगे। अब मसला सारा एक
इकट्ठे बैठने का है। वो कहते हैं कि जी पहले आप डेट अनाउंस करें तो फिर हम आके आपके साथ बैठ के मजीद सारी बातचीत करेंगे रूलिंग पार्टी के साथ। और रूलिंग पार्टी की तरफ से वो कहते हैं जी जाहिर बात है वो क्या हम क्यों इमरान खान के कहने पे डेट अनाउंस करें। सारा झगड़ा ये है, उस झगड़े का ये फॉलो आउट हो रहा है। मैं तो कहता हूँ कि वो मिडिल सोल्यूशन निकाला जाए कि अगर अगले साल सितंबर में नहीं, इस साल इलेक्शन नहीं, तो भाई फरवरी मार्च में बड़े बड़े टॉप हमारे सियासतदान हैं, अच्छे लोग हैं, जो बैठ के सबको बिठाएं और एक पॉलिटिकल सोल्यूशन मिडिल सोल्यूशन निकालें, ताकि ये जो नहीं मुझे फारूक साहब ये भी बता दें कि क्या इमरान खान साहब को ये भी खदशा है कि उनको सारे इलेक्टोरल प्रोसेस से आउट करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है? नहीं, ये तो देखें, हम जब पीएमएल वाले अपने दोस्तों से बात करते हैं, लाहौर में पीटीआई के लोगों से जब बात करते हैं, मीडिया के दोस्तों से, तो वो सब ये इस बात का खदशे का इजहार तो कर रहे हैं कि जितने केसेस चल रहे हैं, चाहे ईसीपी हो, तोशाखाना हो, फॉरेन फंडिंग हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, ये तमाम जो केसेस चल रहे हैं, और अब शायद अब ये कोई केस भी बन जाए, जिस तरह आप बता रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो गौर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कौम आपको पता पाकिस्तान में तो जब सिस्टम जो है, मैं सिस्टम में बड़ी ब्रॉड बेस्ड बात कर रहा हूँ कि वहां पे फिर वो चाहें तो दे कैन कम डाउन वेरी हार्ड और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है। तो जाहिर बात है उन पे वो डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार भी है, और इलेक्शन जो है वो नहीं हो रहे हैं, और जलसे उनके बड़े कामयाब जा रहे हैं। लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, वो तो नजर आ रहा है सामने। तो ये तमाम इस तमाम तनाजुर में आप उनका माइंडसेट देखें, और आगे फिर नवंबर में एक बड़ा अहम जो है वो लेकिन ब्रिगेडियर साहब मुझे ये बताएं कि आईएमएफ के हवाले से जो शौकत तरीन जो बातें करते रहे हैं, ये नेशनल इंटरेस्ट की बातें हैं। आप हुकूमत में नहीं है, आपने आईएमएफ के प्रोग्राम को बिल्कुल बुलडोज कर दिया क्योंकि आप हुकूमत से निकल रहे थे, और अब जब ये हुकूमत ये सारा कुछ कर रही थी तो आप उसको भी ये नहीं रोकने की कोशिश करें। तो व्हाट डज इट मीन? एज लॉन्ग एज यू आर इन द गवर्नमेंट everything is okay, IMF is okay, establishment is okay, इदारे सारे ठीक हैं, when you are out of the power फिर सारा खराब हो गया। नहीं, आप बात तो इन प्रिंसिपल आपकी बात बिल्कुल सही, मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन बात यह कि पाकिस्तान की सियासत की डायनेमिक्स भी तो आप देखें ना, पॉलिटिक्स की डायनेमिक्स भी देखें कि क्या हुआ है पिछले 5-6 महीने में। और मैं आपकी बात मानता हूं कि अगर मैं इमरान खान साहब की जगह होता तो मैं अगले इलेक्शन की तैयारी करता, और देखिए उन्होंने कई मरतबा ये कहा है कि वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, वो कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर उसके वो यू टर्न लेके रिवर्स में चले जाते हैं कि ऐसी बात करें जिससे पाकिस्तान को नुकसान है, जिससे पाकिस्तान में कोई खुदा न खास्ता अफरा तफरी हो या ऐसे हालात पैदा हो। तो मैं समझता हूँ कि पीटीए के अंदर जो सेम लीडरशिप है, उनको भी बैठ के खान साहब को एडवाइस करना चाहिए, जो उनकी कोर कैबिनेट है, उनके कोर एडवाइजर्स हैं, कि खान साहब ये जो कन्फ्रंटेशन वाली मामला हो गए हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, कभी कभी जुडिशरी के बारे में भी वो बड़े बड़े जुमले बोल देते हैं, तो ये जो है ना, ये मामला ठीक नहीं है, कोलिजन कोर्स पे नहीं रहना चाहिए। भाई खुदारा इस वक्त हम फ्लड्स में इन्वॉल्व हैं, 10 बिलियन अरब डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हो गया है। सिंध में देखें कितनी बड़ी तबाही आई है कि वहां पे अपना सारी मुसल्लह अफवाज, सिविल अदारे, एनडीएमए, रेस्क्यू वाले, उसके अलावा तमाम प्राइवेट एनजीओ सब वहां पे सुबह शाम काम कर रहे हैं। हम तो घरों में बैठे हैं, यहाँ पिंडी, लाहौर में, इस्लामाबाद में, और जनाब धुएंधार तकरीरें कर रहे हैं। सो मुल्क ठीक हो गया फारूक साहब, ठीक हो गया। मंदोखेल साहब मुझे ये बताएं कि क्या इमरान खान साहब की फ्रस्ट्रेशन की एक वजह यह भी है कि जिस किस्म के केसेस चल रहे हैं, यानी तोशाखाना हो या फॉरेन फंडिंग के हवाले से हो या बाकी जो केसेस उनके खिलाफ हुए, इवन ये टेररिज्म वाला जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी इस्लामाबाद F9 पार्क के अंदर शहबाज गिल को छुड़वाने के हवाले से, आईजी, डीआईजी एंड वो जो जय साहिबा थी, तो ये भी एक वजह हो सकती है कि वो ये समझते हैं कि शायद उनको जो है ना पूरे प्रोसेस से आउट किया जा रहा है। वही हुसैन साहब, मैं तो पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि ये शख्स से कुर्सी क्या छीनी, ऐसा लग रहा था कोई इनका गुर्दा लेके भागा है। क्या तूफान आ गया, पीपल्स पार्टी की क़यादत को शहीद कर दिए, झूठे मुकदमात में फांसी दी है, आसिफ अली जरदारी साहब को, अली वरियाल को, खुर्शीद शाह साहब को, डॉक्टर आसिफ को, सबको जेल के सलाखों में डाल दिया है, नवाज शरीफ साहब को नाइल कर दिए बेटे की तनख्वाह न लेने पे, और इनकी 2 हुकूमतें ख़त्म कर दी गई है। हमने कम भी किए,
ऐसे क्या तूफान आ गया? तो आप मेहनत करें, आपने 3.5 साल में जो काम करके दिखाया है वो आम को बता दीजिए कि नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि मेरे मोहतरम जमशेद तरीन साहब ये फरमा रहे हैं कि इस मुल्क में जो है ना वो इंतशार और फसाद ना करे। तो जरा मुझे बताएंगे फसाद और इंतशार की डेफिनेशन क्या है? मुल्क दुश्मनी की डेफिनेशन क्या है? क्या अगर एक बम ब्लास्ट दहशतगर्दी, कत्ल, गारत, इंसदाद दहशतगर्दी में आता है तो क्या शौकत तरीन का इनकी वो झगड़ा का और वो मौसन लगारी के इनके टेलीफोन क्या मुल्क दुश्मनी में नहीं आते? क्या रियासत नाकाम करने के लिए, IMF की पैसे रोकने के लिए, पाकिस्तान को अपनी गंदी जबान से 3 टुकड़े के ख्वाब देखने के लिए, श्रीलंका बनाने के लिए जो उन्होंने प्लानिंग की है वो चकनाचूर होते हुए नजर आ रहे थे, वगैरह वगैरह। अच्छा, उसके बाद मोहतरम हमारे फारूक साहब फरमा रहे हैं कि भाई इलेक्शन का झगड़ा है ये वो सारा। जरा मोहतरम फारूक साहब, आपको याद दिलाता रहूं कि हम पहले दिन से जब 2018 की RTI सिस्टम को बिठा के और इस नासूर को पाकिस्तानी अवाम के सर पे बिठा दिए, तो क्या हम री इलेक्शन की बात करते थे तो PTI वाले क्या जवाब देते थे? ये 5 साल हमारे, अगले भी 5 साल हमारे। तो आप मुझे बताओ कि आप कैसे कह सकते हो कि फरवरी में इलेक्शन बिठाओ, सबको बिठाओ, ये कर क्यों? आईन के अंदर हमारे 5 साल पूरे होंगे 13 अगस्त 2023 में। और फिर अगर इसी तरह अफवाज पाकिस्तान, चीफ जस्टिस और पाकिस्तान की बुनियादी हिलाने के लिए जो ये इंतशार फैला रहे, फसाद फैला रहा है, उसके लिए भी एक कानून है। आर्टिकल, ये मेरे साथ राना साहब एग्री करेंगे, आर्टिकल 233, 232 और 34। अगर मुल्क में इसी तरह हाल हो तो इस असेंबली जो है ना वो 1 साल के लिए एक्सटेंड भी हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्यों बैठे? अच्छा, अगर दूसरी में आप पॉजिटिव जवाब दे देता हूँ, ये तो मैं गुस्से में आपको जवाब दे रहा हूँ, खुदा न खास्ता चलो बिलफर्ज हम इलेक्शन पे राजी भी हो जाए, तो आप मुझे बताओ कि जो निगरान हुकूमत था वो अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब की मशवरे से होगा या डी चौक के मशवरे से होगा? आप मुझे बताओ, ये शख्स फरमा रहे कि मैं मौजूदा इलेक्शन कमीशन को नहीं मानता हूं, तो मौजूदा इलेक्शन कमीशन को हटाने के लिए जो आइन में एक ऑप्शन है उसको अडॉप्ट करेंगे या इस शख्स के ख्वाहिश पे उसको निकालेंगे? फिर ये फरमा रहे हैं कि अगर 2/3 इलेक्शन मेरी मेजॉरिटी नहीं आई तो मैं नहीं लूंगा हुकूमत। ये किसको सुना रहे हैं? और उसके बाद जब ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन शफाफ हो, तो भाई ये इलेक्शन शफाफ हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या निगरान हुकूमत हो, आप आइए असेंबली में बैठे, वहां पे कानून साजी कर रहे हैं हमारे साथ। यकीनन हम इस चीज की ख्वाहिश है कि इलेक्शन शफाफ हो, RTI सिस्टम के जरिए कोई नासूर न बन आ जाए। आप आइए बैठे, मगर अगर आप डी चौक में दरख्तों को आग लगाएंगे, घास को आग लगाएंगे, ATM मशीन उठा के ले जाएंगे, तो ऐसे लोगों से तो आईनी आतों से निपटना चाहिए। और मैं समझ रहा हूं कि हमारी थोड़ी सी कमजोरी है कि खासतौर पर राना सनाउल्लाह साहब की कि अभी तक ये मुंह देखता रहता है। आप मुझे बताओ कि मुल्क दुश्मनी, गद्दारी और ये सारी जो हरकत ये शख्स कर रहे हैं, चलें, ठीक हो गया मंदोखेल साहब, ठीक हो गया। नाज़रीन, यहाँ पे एक और शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, ख़ासकर ISPR की जानिब से जो एक स्टेटमेंट आई है, रद्द-ए-अमल आया इमरान खान साहब की बयान के बाद, जो उन्होंने तकरीर की थी फैसलाबाद में, उसके ऊपर गुफ्तगू की जा रही है। इमरान साहब, क्या वे फॉरवर्ड क्या है इस सूरत हाल में? और जो PTI है, जमशेद चीमा साहब की तो आपने बात सुन ली, शायद आगे चल के लीडरशिप जो है वो जो भी उन्होंने बात की है उसके ऊपर रिग्रेट करें या जो भी क्लैरिफिकेशन दे, बट PTI की जो सेकंड टीयर लीडरशिप है वो तो बिल्कुल क्लियर है कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं की है। लेकिन जी वो तो एक अलग बात है, एक पॉजिटिव होते हैं लोग, उसमें कोई अजंबे की बात नहीं है। आपने सवाल पूछा है कि इसका हल क्या है। अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा ना, दे हैव टू स्टेप डाउन फ्रॉम दिस पेडेस्टल ऑफ एंगर, और इससे नीचे आके इनको बातचीत के लिए आना पड़ेगा, इससे अलावा कोई रास्ता नहीं है। अभी मंदोखेल साहब ने कहा, बड़ी उन्होंने लॉ की बातें की। आ जाए नेशनल असेंबली में, कौन को रोक रहा है? आ जाए नेशनल असेंबली में, आके पार्टिसिपेट करें, आके मीटिंग्स करें, कॉन्फ्रेंस करें, कमेटीज बनाएं, और हो सकता है कि कोई ऐसी कमेटी बनाने में कामयाब हो जाए अपोजिशन गवर्नमेंट,
जो बैठ के सारे मसाइल का को हल निकाल ले, को मोडेलिटीज तय कर ले, इलेक्शन की मोडेलिटीज तय कर ले। इस तरह धक्के से कैसे काम चलेगा, और साथ साथ इस तरह के काम भी होते रहें। मैं आपसे इजाजत से एक बात जरूर करना चाहता हूँ। अभी बात की गई है दहशतगर्दी की। देखिए आप उसको, मैं स्टूडेंट हूँ लॉ का, मंदो खेल साहब बेयर में आउट, ये वो दहशतगर्दी नहीं है जो आप कह रहे हैं कि बम चला दिया। अगरचे कुछ काम तो ऐसे हैं जो बम से ज्यादा भी नुकसान दे रहे हैं कौम को, जैसे अभी तरीन साहब की बात की। लेकिन ये लॉ का सेक्शन है, जो सेक्शन 6 है इसका, उसका 2 पार्ट का M एक सब सेक्शन है। M में ये है कि जो आदमी पब्लिक सर्वेंट्स को थ्रेट करेगा, टेरराइज करेगा, काम से रोकेगा, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगा, उसके ऊपर ये सेक्शन ऑफ लॉ लगेगा। ठीक है जी। और उसकी सजा 5 साल है। ये कि वो टेररिज्म जिसको ये वो टेररिज्म बना रहे हैं कि जो बम चलाने वालों के खिलाफ होता है या क्लैशनकोव चलाने वालों के, ये वो टेररिज्म नहीं है। लेकिन ये लॉ का चूंकि हिस्सा है, इसलिए इसको ये टेररिज्म कहे जा रहे हैं। ये तो लॉ अप्लाई करना पड़ता है। इनके वकीलों को जरूर पता होगा, क्योंकि ये एक पब्लिक को बताना होता है कि हमारे ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज हो गया। वो दहशतगर्दी ये है कि आप अगर पब्लिक सर्वेंट को काम से टेरराइज करेंगे, रोकेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेंगे, या पब्लिक सर्वेंट्स को, या पुलिस मुलाजमों को, या फौज के मुलाजमों को, अगर तो ये आप सेक्शन जो है इनको इन्वोक किया जी, इनको इन्वोक किया जा सकता है जी। बिल्कुल सही है। चीमा साहब आप लाइन पे हैं? चीमा साहब मुझे ये बताएं कि जी, चीमा साहब मुझे ये बताएं कि खान साहब कहते हैं कि मुझे बिल्कुल दीवार के साथ अगर आप लगाएंगे तो मैं टाइगर बन जाऊंगा। सो कौन उनको दीवार के साथ लगा रहा है? यार आपको भी पता है और आपके साथ 3 बंदे और बैठे इनको भी पता है। नहीं, मुझे नहीं पता ना, आपको पता होगा, आप बता दें। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी बताने में, मैंने बता दिया, सारा बता दिया। देखिए फ्रैंकली मैं नजर आ रहे हैं, दीवार के पीछे भी नहीं, दीवार के सामने आ गए। और फिर ये इसरार नहीं मुझे समझ आता कि इसके बावजूद इसरार ये कि हम हमारी तरफ इशारा ना हो, किसी के मुंह से कोई दो मैनी बात ना निकले, कोई हम सियासत में नहीं है, हम ए न्यूट्रल है, ए वगैरह वगैरह। ये इसरार ही गलत है। जब आप एक बंदा पीपल पार्टी और नून लीग को इकट्ठा कर देता है और शहबाज शरीफ और जरदारी साहब को जो पेट फाड़ते थे इकट्ठा कर देता है और सिंध हाउस में लाके पैसे देता है, तो फिर हमें पता ना चले उसका नाम किसी जगह, भाई 22 करोड़ 75 लाख हैं। इतने लोगों में किसी ना किसी आजाद बंदे के मुंह से गलती से निकल ही जाता है। तो फिर आपको इस बात पर गुस्सा लगे, मैं कहता हूँ टारगेट बढ़ाएं या आप काम की MQM, काफ लीग, ये बाप पार्टियां, ये सारा कुछ है आपके साथ। जब नथी थी तो आप लोग उस वक्त तो कहते थे डेमोक्रेसी है मुल्क में, आज वो उनके साथ है तो आप कहते हैं जी ये कोई लेकर आया है। ये तो फेयर बात नहीं है ना जी। बिल्कुल नहीं कहता, मैं बिल्कुल नहीं कहता। मैं कहता हूँ कि जो पार्टियां होती हैं ये कौम का ससा होती हैं। जिस तरह एसेट्स होते हैं किसी कौम के, उसी तरह पार्टीज होती हैं, और पार्टीज नेशनल होती हैं। पार्टी MQM नहीं होती, बाप नहीं होती, 4 बंदों की पार्टी नहीं। आप उन्हीं लोगों के ऊपर तो हुकूमतें करते रहे हैं 3.5 साल। वही बात करने, वैसे नहीं बात। शेर साहब आप बात माना भी करें ना। आप कहते हैं मीठा मीठा हब कड़वा कड़वा थू। आप ये कहें कि उनकी वजह से हमारी हुकूमत चलती रही है। मुझे बात करने तो देना, मैं कर लूँ 2 मिनट बात अगर इजाजत दें तो। सर बोल लूँ? जी प्लीज गो अहेड। फिर टोकना ना प्लीज, मैं प्रोफेसर हूँ, मेरे पे बार टोकेंगे मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे कुछ। चले, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, आप प्रोफेसर हैं, आप बोलें। अच्छा सर, गुजारिश ये है कि मैं 1947 से लेके आज तक बनने वाली या बनाई जाने वाली पार्टी ये इस हरकत के खिलाफ थी। किसी भी जमहूरी आदमी को काफ लीग बनाए, MQM बनाए, बाप बनाए, क्या कोई इत्तेहाद बनाए, इस तरह। तो आप लोग हुकूमत ना बनाते ना। मैं फिर सवाल करूंगा, आपको बुरा लगेगा। आप हुकूमत क्यों लिए आप लोगों ने? आप लोगों के पास तो 18 में कोई वो नहीं थी, क्लियर मेजोरिटी नहीं थी। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर मैं नेक होना चाहूं तो होने की इजाजत है? अगर मैं जमहूरी बेहतर हो जाऊं तो मुझे होने तो यही नेक होने की बात नवाज शरीफ करते हैं, आप उनको गद्दार कहते थे। आप नवाज शरीफ का केस लड़ रहे हैं, मेरे सवाल कर रहे हैं, मुझे जवाब देने के प्लीज। मैं तो आपको कांटो आर्गुमेंट दे रहा हूँ। अच्छा मैं हाथ जोड़ के आप बात करूं तो मुझे आप टोके ना, हाथ जोड़ूंगा आपसे। प्लीज गो अहेड। मैं मेरे हाथ जोड़े हुए मुझे बात करने प्लीज गो अहेड। अब बड़ी मेहरबानी, अल्लाह की कसम मेरे मां बाप भी थोड़े एहसान मत होणगे, मैं गल करन दो प्लीज। प्लीज गो अहेड करो, सारियां गल्लां तुसी करो, प्लीज गो अहेड।
सर दोबारा टोकोगे तो सर प्रोग्राम बंद कर। ठीक है सर, बोलो। सर मैं बात कर रहा था कि देखें हमें किसी लेवल पे जाके इस बात को रोकना होगा। मुल्क में नेशनल पार्टियों की जरूरत है, इस मुल्क में रीजनल पार्टीज की दो चार पकड़ जो है उनकी जरूरत नहीं है। वो आप करेंगे तो आप जमहूरियत के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। नेशनल इस मुल्क में कुछ लोग नवाज शरीफ को पसंद करते हैं, बलूचिस्तान में बैठे हों, सिंध में बैठे हों, केपी में बैठे हों, पंजाब में बैठे हों, वो इस मुल्क के इकट्ठे होने की वजह है। इस मुल्क में इमरान खान इस मुल्क की सालमी यकजहती की वजह है। जो बंदा उस पार्टियों को तोड़ के छोटी करता है वो इस मुल्क की नजरियाती सरहदों की हिफाजत नहीं कर रहा, वो नजरियाती सरहदों के अगेंस्ट काम कर रहा है, वो यकजहती और सालमियत के अगेंस्ट काम कर रहा है। लिहाजा ये काम 1947 से जारी था, अब खत्म कर दें इसको। इस बात को ना टारगेट किया जा सकता है, ना इसको अप्रिशिएट किया जा सकता है, ना इसको अच्छा कहा जा सकता है। लिहाजा हमने किसी के डर से इसे अच्छा नहीं कहना, हमने किसी के डर से किसी बात को आप पहले कंडेम नहीं करना, किसी बात को अप्रिशिएट नहीं करना। हमें जो अकल में आएगी, समझ में आएगी, जो जमहूरियत के लिए, इस मुल्क के लिए बेहतर होगी, उसी को अप्रिशिएट करेंगे। जो उसके खिलाफ होगी उसे हम कंडेम करेंगे। लिहाजा ये जो बात है ना, चाय की प्याली में तूफान चौथे दिन ले आते हैं, आज इमरान खान ने ये कह दिया, आज फलाने ने ये कह दिया, शौकत तरीन ने कह दी। शौकत तरीन ने क्या गलत कहा है? शौकत तरीन ने कहा कि हमारे मुल्क में सैलाब आ गया, हमारे मुल्क में आप कह लें कि गुर्बत आ गई है, महंगाई ज्यादा हो गई है, हम सरप्लस नहीं दे सकते। सरप्लस ना देना दिन पहले कह चुका है और आज देना भी नहीं है उन्होंने। ये इनके हक ये बनता था। गवर्नमेंट कहती है कि हमारी सूबाई गवर्नमेंट सरप्लस वापस नहीं कर सकती, लिहाजा हमें IMF के पास जाते जाके नेगोशिएट बेहतर कर दे। इन्होंने बजाय उसके आके गद्दारी चलें, आप लोगों ने बड़ा अच्छा नेगोशिएट किया था 2019 जुलाई में। वी रियली अप्रिशिएट यू। तो बहुत शुक्रिया जमशेद इकबाल चीमा साहब आपका, कादर खान बंदुखेल साहब आपका, सेनेटर राना मकबूल साहब आपका, फारूक हमीद साहब आपका, चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।